गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन सेकेंड। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। पार्ट सेकेंड। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे। हमने इस लेसन में अब तक पढ़ा कि किस तरह से लेखक अपनी पत्नी मेरी, अपने पुत्र जोनाथन और पुत्री सुजैन के साथ 200 वर्ष पूर्व की समुद्री यात्रा जो कि कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी, उसे दोहराने के लिए समुद्री यात्रा पे निकलते हैं और वो इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से शुरू करते हैं और वहाँ से धीरे धीरे वे केप टाउन तक पहुँचते हैं। केप टाउन से वो अपने साथ 2 अन्य चालक दल के सदस्यों को लेते हैं, जिसमें एक अमेरिकन लैरी विजेल था और दूसरा स्विस का हर्ब सिचलर था। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो अपने पेज नंबर आपकी बुक के 14 में पैराग्राफ 3 तक पढ़कर कंप्लीट किया था। आज उसी से आगे अपने कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। 4 नंबर पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन एमनियस साइलेंस। एमनियस साइलेंस का मतलब होता है मनहूस शांति। मनहूस शांति। इंडिकेशन मीन्स बताइए आपको, निर्देश, सूचना। इम्पेंडिंग होता है बिल्कुल निकट, संभावित। डिजास्टर मीन्स आपदा या विपदा। लेखक कहते हैं कि बिल्कुल निकट की आपदा का पहला संकेत 6 बजे शाम को, 6 PM लिखा है ना, मतलब शाम के 6 बजे मनहूस शांति के साथ आया। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। और वो कैसे हुआ ये सब बता रहे हैं कि हवा है वो मंद पड़ गई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा धीमी पड़ गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान है वो एकदम से घना काला हो गया, यानी कि बादल, गहरे बादल वहाँ पे छा गए। देन केम ए ग्रोविंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड अफ्ट ऑफ द शिप। और उसके बाद में बताते हैं कि तब एकदम से गर्जना बढ़ने लगी। रोर यानी कि शोर है वो बड़ा, और एक विशाल बादल जो कि जहाज के एप्ट का होता है पिछला हिस्सा, पिछले हिस्से के ऊपर आया। टावर्ड यानी कि ऊपर, एबो। तो कहने का मतलब वो कहते हैं कि शाम को 6 बजे एकदम निकट दिख रहे आपदा का एक मनहूस शांतियुक्त संकेत मिला। हवा है वो मंद पड़ गई और एकदम से घने काले बादल छा गए और शोर है वो बढ़ने लगा, और एक विशाल काला बादल शिप के पिछले हिस्से पर मंडराने लगा। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। और लेके कहते हैं कि भय के साथ मैंने महसूस किया कि यह एक बादल नहीं हो सकता था, परंतु एक ऐसी लहर थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी हो। यानी कि लेखक के कहने का आशय है कि भय में मुझे वो काला बादल भी एक उस विशाल लहर की तरह लग रहा था जो मैंने पहले कभी ना देखी हो। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of other waves with a frightful breaking crash। और उसके बाद में
क्रेस्ट मीन्स होता है शिखर, क्रेस्ट मतलब शिखर। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि यह बिल्कुल, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, सीधा खड़ा हुआ, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, कि यह बिल्कुल सीधा और करीब करीब अन्य लहरों से दोगुनी ऊंचाई का प्रतीत हो रहा था, जिसकी कि भयभीत करने वाली एक शिखर थी। यानी कि ये बादल जो कि दूसरी लहरों से अधिक, यानी कि दोगुनी ऊंचाई तक ऊंचा और बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, और जिसकी एक भयभीत करने वाली, ब्रेकिंग तोड़ देने वाली, नष्ट कर देने वाली एक चोटी थी। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। उसके बाद में लेकर कहते हैं कि यह शोर है वो गर्जना के अंदर बदल गया। थंडर मीन्स गर्जना, रोर मीन्स शोर, और यह शोर है वो एक गर्जना में बढ़ गया, जैसे ही वह लहर जिसका कि अगर भाग, आगे का हिस्सा जहाज के पिछले हिस्से से टकराया। स्टर्न क्या होता है, अपने पीछे पड़ा था जहाज का जो पिछला हिस्सा होता है, जिसको दुम्बाल भी बोलते हैं। तो लेखक के कहने का आशय कि जैसे ही उस लहर रूपी बादल का आगे का हिस्सा जहाज के पिछले हिस्से से टकराया, तो जो शोर सुनाई दे रहा था वो एक गर्जना के अंदर बदल गया। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण भर के लिए मैंने सोचा कि हम उस लहर के ऊपर सवार हैं। बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, परंतु तभी एक जोरदार विस्फोट ने जहाज के डेक मतलब छत को हिला दिया। लेखक कहते हैं तभी एक जोरदार गर्जना हुई, एक बहुत ही ज़बरदस्त विस्फोट हुआ, और जिससे जहाज का छत है वो हिल गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टोरेंट में होती है तेज धारा, टोरेंट में होती है तेज धारा। तो लेखक कहते हैं कि हरे और सफ़ेद पानी की तेज धारा जहाज के ऊपर छिटक गई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और लेखक कहता है कि मेरा सिर है वो एक पहिए से टकराया, और मैं जहाज से बाहर बह जाने और लहरों के नीचे डूब जाने के प्रति सचेत था। यानी कि मैं जानता था कि जिस तरह से मुझे धक्का लगा है और मेरा सिर व्हील से टकराया है, तो मैं ये भी महसूस कर रहा था कि मैं उड़ते हुए इस जहाज से बाहर गिर सकता हूँ और उन लहरों के नीचे डूब भी सकता हूँ। सिंकिंग, डूबना। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वाज लॉजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और उसके बाद में लेकर कहते हैं कि मैंने अपनी निकट मृत्यु को स्वीकार कर लिया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, यानी कि आती हुई अपनी तरफ जो बिल्कुल निकट दिख रही थी कि मैं मरने वाला हूँ, मैंने अपनी उस निकट मृत्यु को स्वीकार किया। और जैसे ही मैं अपनी चेतना खो रहा था, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, और जैसे ही मैं अपनी चेतना को खो रहा था तो मैंने कुछ शांति महसूस की। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने शांति महसूस की बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और अप्रत्याशित रूप से मेरा सिर है वो पानी से एकदम बाहर निकला। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा होता है और वो थोड़ा बहुत प्रयास करता है तो अचानक से वो पानी से बाहर आ जाता है, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना हो। तो लेके कहता है कि मैंने तो ऐसी आशा नहीं की थी, यानी कि अप्रत्याशित रूप से मेरा सिर है वो पानी से बाहर झांका। आई ए फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, और लेखक कहता है कि कुछ ही मीटर की दूरी पर वेव वॉकर है वो पलटने के करीब था। कैप्साइजिंग मतलब उल्टना, पलटना। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसके जो मस्तूल थे वो बिल्कुल क्षैतिज हो चुके थे। हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़े,
जैसे पानी है, लहरें हैं, उसके समानांतर, यानी कि पानी के समानांतर। तो पहले तो वो खड़ा हुआ था तो मस्तूल ऊपर की तरफ थे बिल्कुल, जैसे कि अपने पीछे देखा था वो वर्टिकल थे, लेकिन बाद में वो हॉरिजॉन्टल हो गए, यानी कि क्षैतिज के तरह पानी के समानांतर हो चुके थे। देन ए वेव हर्ड हर अपराइट, तभी एक लहर उससे आकर टकराई और उसे सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जैक टॉट, जैक टॉट का मतलब है एकदम एक झटके से बच जाना, और लेखक कहते हैं कि मेरा जीवन एक झटके से बच गया। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इन टू वे वॉकर्स मैन बूम, और लेखक कहते हैं कि मैंने एकदम से रक्षक रेल जो थी, रक्षक रेल्स, रेल्स का मतलब है रेलिंग, कि मैंने जो एक सुरक्षा रेलिंग थी उसे पकड़ लिया और हवा के अंदर तैरते हुए मैं वेव आकर के मुख्य स्थल तक पहुंचा, मैन बूम तक मैं पहुंच गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैगडॉल, सब्सिक्वेंट वेव्स का मतलब उसके एक के बाद एक आने वाली लहरें, यानी कि लगातार आने वाली लहरों ने मुझे एक कपड़ों की बनी हुई, यानी कि फटे पुराने कपड़ों की बनी हुई गुड़िया के सम्मान डेक के ऊपर उछाला, यानी कि छत के ऊपर लुढ़काया। जैसे ही वो लहरें आ रही थी, यानी कि पहले लेखक है वो उस जहाज से दूर चला गया है, लेकिन जैसे ही वो एकदम से ऊपर आता है और उसकी जहाज़ की रेलिंग को पकड़ लेता है, तो जो लहरें आती है उससे उनको धक्का लगता है, वो लुढ़कते हुए उस जहाज़ के छत तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि कपड़े की बनी हुई कोई गुड़िया हो। यानी कि लेखक ने अपने आप को यहाँ पे एक बहुत मामूली सी चीज़ साबित किया है कि उन लहरों के आगे मैं कुछ भी नहीं था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, और लेखक बताते हैं रिब्स में होती है पसलियाँ, कि मेरी बाईं पसली है, मेरी बाईं पसलियाँ हैं वो टूट चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मेरा मुंह है वो खून और टूटे हुए दांतों से भर चुका था, यानी कि काफ़ी चोट पहुंची थी लेखक को। Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on, और लेखक कहते हैं किसी तरह से मैंने उस पहिए को एक बार फिर से खोज लिया, यानी कि मुझे वो पहिया एक बार फिर से मिल गया। चक्कर, यानी कि जहाज़ को नियंत्रित करने के लिए जो संतुलन चक्कर होता है, उसी के लिए यहाँ पे व्हील वर्ड यूज किया हुआ है, कि किसी तरह मैंने उस संतुलन चक्कर को पाया और जहाज़ के पिछले हिस्से को आने वाली तरंगों या लहरों से बचाने के लिए फिर से व्यवस्थित किया और उसे लटकता रहा। हंग ऑन, यानी कि लटकता रहा। स्टन फॉर द नेक्स्ट वेव, लाइंड अप, लाइंड अप का मतलब होता है व्यवस्थित करना, फिर से, यानी कि जो उसको नुकसान हुआ था उसको मैंने जैसे तैसे करके फिर से व्यवस्थित किया, ताकि अब फिर से आने वाले लहरों से उसे और अधिक नुकसान ना हो, और मैं वहीं लटकता रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, और लेके कहते हैं कि हर जगह पानी ही पानी दिख रहा था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं यह भी महसूस कर सकता था कि जहाज़ के नीचे भी पानी था। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मतलब छानबीन करना, और लेके कहते हैं परंतु मैं छानबीन करने के लिए उस चक्र को छोड़ने का साहस नहीं कर पाया। लेके कहता है कि मेरे अंदर ये साहस नहीं था कि मैं, जब मुझे महसूस हो रहा था कि जहाज़ में नीचे भी पानी है, तो मैं वहाँ जाकर उसको छानबीन करूँ, उसकी जांच करूँ, लेकिन ऐसा मेरे में साहस नहीं था कि मैं उस चक्र को छोड़ दूँ। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, और लेके कहते हैं अचानक से जहाज़ का जो डेक का दरवाज़ा था, फ्रंट हैच यानी कि आगे का जो हैच का मतलब है डेक का दरवाज़ा, यानी कि छत का जो खिड़की या दरवाज़ा था, वॉज थ्रोन ओपन, यानी कि अचानक से जहाज़ के डेक का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर मुझे मैरी दिखी, मैरी अपीयर्ड यहाँ पर, यानी कि वहाँ पे मैरी थी, वो मुझे दिखी। मैरी कौन है? सोचिए, लेखक की पत्नी जिसके साथ वो यात्रा कर रहा है। वी आर सिंकिंग, और वो स्क्रीम्ड, वह चिल्ला रही थी कि हम डूब रहे हैं। कौन चिल्ला रही थी? मैरी, वो कह रही थी कि हम डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, और वो चीख रही थी कि डेक को नष्ट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, और हम पानी से भरे हुए हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ पानी ही पानी है। ये सब मैरी चीख रही है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और उसके बाद में लेकर कहते हैं मैंने चिल्लाते हुए से कहा कि इस संतुलन चक्र को संभालो, जैसे ही मैं उस मुख्य दरवाजे पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। स्क्रैम्बल्ड का मतलब संघर्ष करना।
तो यानी कि लेखक कहता है जैसे ही मैं उस मुख्य दरवाजे तक जाने के लिए संघर्ष कर रहा था तो मैंने मैरी को बोला कि आप इस संतुलन चक्र को संभालिए। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब ये कौन है भाई? हाँ, जो उन्होंने केप टाउन से 2 क्रू मैन लिए थे, लैरी एंड हर्ब, उन्हीं की बात हो रही है। लैरी जो अमेरिकन था, हर्ब है वो स्विस था। तो उन दोनों की बात हो रही है कि वे पागलों की तरह जहाज में से पानी बाहर निकाल रहे थे। वर पंपिंग लाइक मैडमैन, मैडमैन यानी कि पागल, पागलों की तरह वे उस जहाज में से पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े थे, वे बेतुके तरीके से लटक रहे थे। क्रेजी एंगल्स मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि टिम्बर्स लकड़ी के टुकड़े, जहाज जो क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसके जो लकड़ी के टुकड़े थे वो बेतुके ढंग से लटक रहे थे। द होल स्टारबोर्ड साइड ब्लैकेड इनवर्ड्स। अब स्टारबोर्ड ये क्या होता है? ये भी एक शिप का पार्ट है, दायां भाग जिसको बोलते हैं। शिप का जो दायां भाग होता है उसको स्टारबोर्ड बोला जाता है। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जहाज का दायां भाग है वो अंदर की तरफ फूल गया था। ब्लैकेट का मतलब फूलना। तो क्योंकि जहाज के दाएं तरफ ही सबसे ज़्यादा लहरें आकर टकराती है, तो लेखक कह रहा है कि जिस तरह से हम बढ़ रहे थे और जो लहरें दाएं तरफ आके जहाज को टकरा रही थी, तो उसकी वजह से जहाज का जो दायां भाग है वो अंदर की तरफ फूल गया था। क्लॉथेज, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर। और लेखक बताते हैं कि कपड़े और उसके अलावा क्रॉकरी के जो भी सामान चीज़ें थी, चार्ट्स जो थे, डिब्बे जो थे, खिलौने जो थे, वे एक शोर के साथ गहरे पानी के अंदर इधर उधर बह रहे थे, तैर रहे थे। यानी कि जहाज जिसके अंदर बहुत सा सामान जो अपने साथ लेके चले थे, वो सभी सामान उस जहाज में पानी भरने की वजह से उस गहरे पानी के अंदर शोर करते हुए इधर उधर बह रहे थे। यानी कि जैसे ही कोई डिब्बे वगैरह है, कनस्तर है, तो लहर आएगी और उससे टकराने की वजह से वो जहाज में किसी हिस्से से जाके टकराएंगे तो शोर करेंगे। इसलिए यहाँ पे स्लोश्ड लिखा हुआ है कि वो सभी शोर करते हुए इधर उधर टकरा रहे थे। ए हाफ स्विम हाफ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। और लेके कहते हैं कि मैं आधा तैरता हुआ और आधी दूर रेंगते हुए बच्चों के कैबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट आई आस्क। और वहाँ पहुँच कर मैंने बच्चों से पूछा, क्या तुम ठीक ठाक हो? यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। उन्होंने ऊपरी साइका से उत्तर दिया कि हाँ। यानी कि बंक का मतलब साइका। जैसे कि आपने कभी ट्रेन में सवारी की हो, बैठने की जो सीट होती है उसके ऊपर एक लेटने के लिए साइका बनी होती है, उसी के लिए बंक का यूज हुआ है। यानी कि उन्होंने ऊपर की साइका से उत्तर दिया कि हाँ। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट सेड शू। शू ने कहा परंतु मेरे सिर में कुछ दर्द है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज। अपनी आंखों के ऊपर एक बड़े से फुलाव या जो सूजन थी उसकी तरफ इशारा करते हुए, यानी कि अपनी आंखों के ऊपर एक बड़े से सूजन की तरफ इशारा करते हुए शू ने कहा कि मेरे सिर में कुछ दर्द है। अब ये कैसे हुआ? यानी कि जिस समय लहरें आके टकराई तो उस बच्चे का सिर किसी चीज़ से टकराया जहाज के अंदर और उसकी वजह से वहाँ पर एक निशान बन गया और सूजन आ गई। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स। और लेके कहता है कि मेरे पास उन सूजे हुए सिरों के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। मुझे तो उस जहाज को बचाना था डूबने से, अपने परिवार को डूबने से बचाना था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। और लेके कहते हैं कि मैंने वहाँ पर हथौड़ा, पेच और एक तिरपाल, कैनवास यानी कि मोटा कपड़ा जिसको अपने तिरपाल भी बोलते हैं, कि तिरपाल, पेच और हथौड़ा। पेच का मतलब जानते हैं, चूड़ीदार जो नट होता है। मैंने वापस डेक पर जाने के लिए संघर्ष किया। यानी कि लेखक को कुछ सामान मिला जिससे वो उस जहाज़ की मरम्मत कर सके, जिसमें हथौड़ा, पेच और एक तिरपाल है। उसे लेते हुए लेखक वापस डेक पे जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव द ब्रो कवर अस। और लेखक कहता है कि जहाज के दायां भाग जो कि अब कई जगह से खुल चुका था, जिससे कि प्रत्येक लहर के साथ उस जहाज़ के अंदर पानी भर रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। और लेखक कहता है मैंने सोचा कि यदि मैं थोड़ी बहुत इसकी
मरम्मत नहीं कर सका हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। यानी कि लेखक कहता है जहाज़ का जो दायां भाग है वो कई जगह से उन लहरों के टकराव की वजह से खुल चुका था और उससे बहुत अधिक मात्रा में पानी है वो वहाँ पर फैल रहा था, और मैंने सोचा कि यदि मैं इसको कुछ भी मरम्मत नहीं कर सका तो हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping holes। लेखक कहता है किसी तरह मैं उस तिरपाल को फैलाने और उसके ऊपर सुरक्षित जल रोधक का कवर लगाकर उन खुले हुए छेदों को ढकने में सफल हुआ। यानी कि लेखक कहता है मैंने प्रयास किया और किसी न किसी तरह से मैं वो खुले हुए जो छेद थे उनके ऊपर उस तिरपाल को फैलाकर और उसके ऊपर जलरोधी कवर लगाकर, वाटरप्रूफ यानी कि जलरोधी, कुछ सुरक्षित महसूस किया। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side। और लेखक कहता है कि कुछ पानी तो अभी भी उस जलधारा से नीचे लगातार बह रहा था, परंतु उनमें से अधिकांश पानी है वो उसके एक तरफ टकराकर मार्ग परिवर्तित कर रहा था। डिफ्लेक्टेड यानी कि जिस दिशा में जा रहा है उससे दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाना। तो लेखक ने किसी तरह से उन छेदों को बंद कर दिया, तो जो लहरों के साथ आने वाला पानी था वो कुछ तो अंदर आ रहा था लेकिन बहुत कम, लेकिन अधिकांश पानी है वो उससे टकराकर किसी दूसरी दिशा की तरफ बढ़ रहा था। More problems arose when our hand pumps started to blow up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। और लेखक कहते हैं ये तो थी समस्या, उसके साथ ही साथ सबसे अधिक समस्या तो उस समय उठी हमारे सामने जब हमारे हाथ हैंडपम्प है वो केबिन के आसपास तैर रहे मलबे की वजह से बंद हो गए और जो विद्युत पंप था वह जल गया। शॉर्ट सर्किटेड मतलब जल गया। लेखक कहता है कि सबसे अधिक समस्या तो उस समय हुई कि हम जहाज़ का पानी बाहर कैसे निकालें, जब हमारा जो हैंडपम्प था वो जो पानी के साथ आने वाला कंकड़ पत्थर या जो भी मलबा था, मिट्टी वगैरह कुछ भी, तो उसकी वजह से ब्लॉक हो गए यानी कि बंद हो गए, और जो इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत पंप था वो जल गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और पानी का स्तर है वो भयावह तरीके से, भयानक रूप से उठ रहा था, क्योंकि जहाज़ के अंदर अभी भी पानी आ रहा था। कुछ छेद जो अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए थे उनसे जहाज़ के अंदर पानी है वो निरंतर बढ़ रहा था, तो वहाँ पे पानी बाहर निकालने के लिए पंप की आवश्यकता थी, और पंप का लेखक ने बताया कि वो पहले ही ब्लॉक हो चुके थे और जो विद्युत से चलने वाला पंप था वो जल गया था। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched outboard along with the forestay sail, the jib, the dinghy and main anchor। और लेखक कहता है कि वापस डेक पर आते हुए मैंने पाया कि हमारे 2 अतिरिक्त हैंडपम्प जो थे वो भी क्या है कि मस्तूल के साथ, यानी कि फोरस्टे सेल का मतलब होता है सामने वाला पाल जो होता है, जैसे कि अपने शुरू में बात की थी कि एक जहाज़ जिसके ऊपर एक बड़ा सा मस्तूल लगा होता है, उसके 2 त्रिपाल होते हैं, एक बड़ा होता है और एक तिकोना छोटा होता है, तो उनमें से फोरस्टे सेल का मतलब है सामने वाला पाल, द जिब का मतलब है तिकोना पाल, और डिंगीज का मतलब है डोंगिया, और मैन एंकर जो यानी कि लंगर, मुख्य लंगर जो था, उनके साथ साथ वो दोनों पंप भी मरोड़ दिए गए थे। यानी कि जैसे ही जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उन लहरों से, तो उस दौरान उसके जो मुख्य भाग जिसमें कि सामने का पाल, तिकोना पाल, डोंगिया और जो मुख्य लंगर जो था, उनके मरोड़े जाने के साथ ही साथ वो दोनों पंप भी मरोड़ दिए गए थे। आगे लेके कहते हैं देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। और लेके कहता है तब मुझे याद आया कि चार्ट रूम फर्श के नीचे हमारे पास एक अन्य विद्युत पंप था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और लेके कहते हैं मैंने उसे किसी बाह्य पाइप से जोड़ दिया और भगवान का शुक्र है कि उसने कार्य करना शुरू कर दिया। यानी कि लेकर कहते हैं किसी तरह से मुझे याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम का जो फर्श है उसके नीचे कोई एक विद्युत पंप और पड़ा हुआ है, वो मुझे मिल गया और मैंने उसको किसी बाह्य पाइप से जोड़ते हुए उस पानी को निकालने के लिए लगा दिया, और शुक्र है कि उसने अपना काम शुरू कर दिया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कॉल्ड रूटीन
ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। और लेखक क्या कहते हैं कि वह रात्रि किसी तरह से दुखद नित्यक्रम, पानी को बाहर निकालना और स्टीयरिंग, पानी उस सुरक्षा चक्र को संभालना और रेडियो पर कार्य करते हुए किसी तरह से जारी रही। यानी कि लेखक कहते हैं शाम के समय वो सब हुआ था, तो आगे रात्रि थी और वो पूरी रात्रि है वो दुखद नित्यक्रम के साथ बीती, यानी कि जारी रही, जिसके अंदर नित्यक्रम क्या था, पानी को बाहर निकालना था, सुरक्षा चक्र को संभालना था और रेडियो का मतलब यानी कि जहाँ से अपने संकेत भेजने हो, रेडियो संकेत भेजने के लिए कि आप किसी समुद्री यात्रा पे हो तो आपको जो एक कंट्रोल रूम होता है वहाँ आपको अपने संकेत भेजने होते हैं, तो उस पर वो पूरी रात्रि उन्होंने बिताई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। अब मेडे कॉल्स का मतलब होता है जब आपकी कोई जहाज़ है जिसमें खतरा है तो उस समय जो आप संकेत भेजते हैं, तो खतरे के समय भेजे जाने वाले जो संकेत होते हैं उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है मेडे कॉल्स। और लेखक कहता है कि हम हमारे खतरे के समय भेजे जाने वाले संकेतों का कोई उत्तर नहीं प्राप्त कर रहे थे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और लेखक कहता है कि जो इस दूरस्थ विश्व के इस दूरस्थ कोने में बहुत अधिक आश्चर्यजनक भी नहीं था, क्योंकि वो इस समय कहाँ थे, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में बढ़ने वाले दक्षिणी हिंद महासागर के अंदर थे, जो कि विश्व का एक दूरस्थ कोना है। और वहाँ से इस तरह के संकेत भेजे जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। She had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed as a deep cut on her arm. और लेखक कहते हैं कि शू का सिर है वो अब भयावह तरीके से, भयानक रूप से फूल रहा था, सूज रहा था और उसकी अब दोनों आंखें हैं वो विशाल काली थी। यानी कि किसी चीज़ से टकराने के बाद अपने जैसे आंखों पे कोई चोट लगती है तो उसके नीचे गहरा काला नीला एक निशान बन जाता है, तो उसी तरह से वो बताते हैं कि उसकी आंखें हैं वो विशाल काले धब्बों से युक्त या काले गहरे सूजन वहाँ पे आ चुकी थी। और अब उसने हमें अपनी बाहें के ऊपर एक गहरे कट को भी दिखाया था। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी इस चोट के बारे में पहले बढ़ा चढ़ाकर क्यों नहीं कहा, तो उसने उत्तर दिया, She replied, उसने उत्तर दिया, I didn't want to worry you when you were trying to save us all। तो वो लड़की कहती है, देखो कितना एक अच्छा सोच उसका, वो कहती है कि मैं उस समय आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी जब तुम हम सभी को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, कि आप पहले से ही चिंतित थे, आपके लिए चिंता तो हमें बचाने की उस समय थी और उस समय मैं आपको बहुत अधिक चिंतित नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको उस समय अपनी इस चोट के बारे में नहीं बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।